साहित्य निधि में आज सुनिए रघुवीर सहाय जी की लिखी हुई कहानी 40 के बाद प्रेम। श्यामलाल एक क्षण ठिठके, फिर नाले में उतर पड़े। नाले में कीचड़ नहीं था, उसमें सूखी पत्तियां, अद्धे गुम्मे, चीथड़े और एक खास तरह की धूल थी जो मोहल्ले के लोगों ने अपने अपने घरों से बुहार कर सरकारी नाली में ढकेल दी थी। पाइचे चढ़ाकर दामन समेटकर वो उठकुरवा बैठ गए और पुलिया के नीचे झांकने के लिए अपना सिर नाले की उसी अज्ञात गंदगी के इतने करीब ले आए कि विनम्रता का एक बिल्कुल नया अनुभव उन्हें हुआ। पुलिया का मुखा जितना चौड़ा नगर पालिका ने बनवाया था उतना नहीं रह गया था। कचरे ने स्वाभाविक रूप से उसमें घर कर लिया था और सिर्फ एक छोटा सा छेद रह गया था जिसके भीतर श्यामलाल जी को अंधेरा ही दिखाई दिया, क्योंकि पुलिया का दूसरा छोर तो कचरे से बिल्कुल ही ताया हुआ था। वो अपनी बिल्ली को खोज रहे थे। इतवार का दिन था। जरा देर में पटरी पर 4-6 लड़के जमा हो गए। श्यामलाल के 2 लड़के जो अपने बाप को देखते खड़े थे इसी भीड़ में मिल गए थे। एक एक कर कई चकित संभ्रांत अधेड़ लोग तरकारी का झोला लिए चकित से उनके पास से गुजर गए। एक नौजवान जिसका स्वास्थ्य आतंककारी और चेहरा विज्ञापनों जैसा था, अधिकार पूर्वक पास आकर खड़ा हो गया। श्यामलाल को रंगे हाथों पकड़ने की नीयत जैसा कुछ दिखाकर उसने पूछा, क्या है? श्यामलाल जी ने कहा, बिल्ली है। आपकी बिल्ली है? नौजवान ने पूछा। उत्तर प्रदेश के निवासी श्यामलाल जी को पंजाबी लहजे में सवाल सुनकर लगा कि आपकी पर इतना जोर दिया गया है कि जैसे बिल्ली का किसी न किसी का होना तय हो, और सवाल इतना ही रह गया हो कि वाकई आपकी है या किसी और की। सच पूछिए तो सवाल का इतना बारीक अर्थ न था। पंजाब में पूछा ही ऐसे जाता है और उसमें भ्रम भी ऐसा ही होता है। जैसे पूछा जाए कि 7 बजे हैं तो सुनाई पड़ेगा कि क्या कहते हो, अभी 7 कहाँ से बज गए? श्यामलाल जी ने कहा, जी हाँ, मेरी बिल्ली है। पुलिया के नीचे चली गई है? श्यामलाल जी ने कोई जवाब न दिया। वो पंजाब के धाकड़पन से ही नहीं, विज्ञापनी चेहरे वाली कुल नई पीढ़ी के ठस पने से भी एक साथ जूझने की हिम्मत न कर सके। उन्होंने और भी झुककर मानो नाक रगड़ते हुए कोशिश की कि पुलिया के भीतर अंधेरे में बिल्ली की चमकती आंखें दिख जाएं, और आवाज़ दी, मुनमुन मुनमुन। नौजवान ने सोचा होगा मुझे यकीन दिलाने के लिए बिल्ली का नाम लेकर पुकार रहे हैं, परंतु ये सोचना भी एक निर्दय व्यंग होता। मुनमुन श्यामलाल से ऐसे डरती थी जैसे कुत्ते से भी न डरती होगी। वो उन्हें देखते ही भागती, मगर इस वक्त श्यामलाल ने न जाने क्यों मान लिया था कि ये रिश्ता टूट गया है। वो एक संकट में थे और उन्हें विश्वास था कि बिल्ली भी एक संकट में है। नौजवान ने एक दोस्त और बुला लिया था। अब की बार पूछा, ये बाहर क्यों नहीं निकल रही? श्यामलाल को अचानक 2 चमकती हरी बिंदियां दिखाई दे गईं। मुनमुन की आंखों के अलावा वे और क्या हो सकती थीं? मुनमुन ऐसे देखती थी जैसे कोई बहुत गंभीर व्यक्ति हो, जबकि थी वो अपनी हिसाब के उम्र से भी अधिक गाबदू। वही उजबक आंखें थीं। जरा देर में उसका सफ़ेद थूथन भी नजर आने लगा, पर उस चेहरे पर इस वक्त वो भय न था जिसे देखने के श्यामलाल आदी थे। उस पर भरोसा था कि मैं जब तक यहाँ से ना निकलूँ सुरक्षित हूँ। जानवर इससे आगे सोच नहीं पा रहा था कि जब कभी निकलेगी तो क्या होगा। एकाएक श्यामलाल को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने जवाब दिया, जब बाहर निकलेगी तो पूछ कर आपको बताऊँगा। ये कहते ही उन्हें चेत हुआ कि उन्होंने अपने आप को उस लड़के के बराबर गिरा लिया है। इस बेवकूफ़ अमीर का तिरस्कार करने के लिए मुझे यह भी मंजूर है, उन्होंने सोचा। लड़के का दोस्त मामूली हैसियत का आदमी था। खुशामदाना तौर पर अपने दोस्त की आड़ करते हुए उसने पूछा, बताती है? श्यामलाल इतने उम्दा आदमी थे कि उन्हें तुर्की बतुर्की नागवार न गुजरी, मगर वो इतने उथले न थे कि हर ऐसे मजाक को पसंद करें जिसमें कोई हमदर्दी ना हो। ज़्यादातर मजाक आजकल इसी किस्म के होते हैं, उन्होंने अपने मन में कहा, और ये भी मेरे जैसे आदमियों के लिए आसान नहीं रह गया कि मैं हंस सकूं। ये ख्याल आते ही वो चौकन्ने हो गए। वो अपने पर तरस खा रहे थे जो कि उन्होंने जवानी से लेकर अब तक सचेत रहकर अपने को नहीं करने दिया था। कुछ दिनों से वो देखते आ रहे थे कि वो बदल रहे हैं। 40 पार करते करते आदमी का गैर मामूलीपन खत्म होने लगता है, ये उन्होंने सुन रखा था। वो अपने अंदर ऐसा ना होने देंगे, ये उनका दृढ़ निश्चय था। मगर कुछ ऐसा तो हो ही रहा था।
जैसे उन्हें जानवर से प्यार हो चला था, जो इस उम्र में बहुतों को अक्सर होता है। वो जानते थे कि ये उनके और उनकी पत्नी के ज़िंदगी से थक चले होने का एक नतीजा था, मगर वो ये सोचकर खुश होते थे कि उनके बच्चे, जो कि वास्तव में जानवर को पालने के लिए घर लाए थे, औरों से अच्छे इंसान बनेंगे। सिर्फ उस वक्त जब उन्हें खबरों से राजनीति की निर्दयता का क्षणिक अनुभव होता, वो ये सोचकर सहम जाते कि उनके बच्चे अपने प्यार भरे दिल से, जो उन्हें जानवर की बदौलत मिलेगा, कैसे आने वाले हाकिमों का सामना करेंगे। स्वार्थ के कारण जवानी के प्रेम व्यापारों में उन्होंने गच्चा खाया था, वही स्वार्थ भाव अब अपने जानवर पर थोप रहे हों तो क्या अजब है। पर उनके मन को तो इतना पता भी न था, और जानवर को पता चला भी हो तो वो कर ही क्या सकता था। हाँ, बिल्ली की बात थोड़ी सी और थी। वो आदमी को उतने ही पास आने देती है जितनी उसे ज़रूरत हो, और कुत्ते की तरह आदमी की खुदगर्जी का शिकार बनने के लिए अपने को समर्पित नहीं करती। मुनमुन की माँ ने जब 6 महीने हुए 3 बच्चे दिए थे, तो घर के मानवों को एक नई परिस्थिति का अनुभव हुआ था। टीना अपने बच्चों की सुरक्षा का अपना जंगली तरीका अपनाना चाहती थी, जिसे 7 घर दिखाने का नाम मनुष्यों ने दिया है। मगर वो भी इतनी आश्रित हो चुकी थी कि उसके लिए 7 घर का मतलब हो गया था श्यामलाल के ही घर में 7 जगह है। और इसका मतलब था कि बच्चों को बिलौटे से बचाने में हर आदमी को बिल्ली की मदद करनी थी। श्यामलाल के बच्चे और उनकी माँ बिल्ली के बच्चों को अलमारी में बंद कमरे में, गोद में, बिस्तर में रहकर अपनी समझ से बिल्ली के पक्ष में अपना काम करते रहे। मगर बिल्ली के तरीकों और उनके तरीकों में लगातार एक मतभेद चलता रहा, जिसे वे सुरक्षित समझते टीना उसे सूंघ कर नामंजूर कर देती, और जिस जगह को वे बिलौटे के लिए सबसे अधिक सुगम समझते, टीना उसे पसंद करके खंखोड़ कर उसकी शक्ल इस तरह बदलने की जिद पकड़ लेती कि जिससे वो उसे काफ़ी प्राकृतिक मालूम हो सके। ये किस्सा चलता रहा। गर्मियों की रात में जब सारा घर बाहर सो रहा था, बिलौटे ने रोशनदान से घुसकर एक बच्चे को ख़त्म कर दिया। टीना की हिंसक फुफकार से जगकर जब सारा घर भीतर आया तो लाश जमीन पर पड़ी थी, और कमरा टीना और बिलौटे के पेशाब की बदबू से भरा हुआ था, जो क्रोध के क्षणों में हो गया था। कुछ दिन बाद एक और बच्चे को बिलौटे ने गुसलखाने की ठंड में आराम करती माँ को लड़ने का मौका दिए बिना बिल्कुल उसके सामने ख़त्म कर दिया। इस बार बच्चे को वे लोग उठाकर लाए तो उसमें जान थी। श्यामलाल की बड़ी लड़की उसे अस्पताल ले गई। शरीर पर कहीं खून न था, मगर उसकी नट्टी बिलौटे ने भीतर ही भीतर कुरमुरा दी थी। अस्पताल में उसने वो सब दूध और ब्रांडी उगल दी जो घर पर बच्चों ने उसे बचाने की कोशिश में पिलाई थी, और मर गया। तब सारी गर्मियाँ श्यामलाल मुनमुन को बंद टोकरी में सिरहाने रखकर सोए, और सारा घर टीना से एक नई किस्म का संवाद सीखने में लगा रहा, क्योंकि टीना जब उसकी अक्ल में आता मुनमुन की टोकरी में घुस जाना चाहती, और जब मन होता उसमें से निकल आना चाहती। उसको चुपचाप बैठने का हुक्म देना बेकार था। रात में कई बार उसके लिए जागना हर एक को बिलौटे के खिलाफ कार्रवाई की खातिर इतना ज़रूरी मालूम होने लगा कि जैसे वे सब बिल्लियाँ हों। श्यामलाल ने छेद में हाथ डालकर मुनमुन को पकड़ने का इरादा किया। भीतर कोई कनखजूरा या बिच्छू हो सकता था। उन्होंने डर और इंसानियत के विरोधी भावों का ये अजब मिला जुला अनुभव किया। फिर उन्होंने ऊपर देखा। वो ठस दिमाग आदमी मैं अपने खुशामदी साहब के जा चुका था। छोकरे भी, सिर्फ उनके अपने 2 लड़के थे। उनका तनाव जाता रहा। यदि उन पर कुछ बुरी गुजरे तो तमाशा तो न बनेंगे। उन्होंने निर्मल मन से हाथ भीतर कर दिया। भीतर की ठंडी नम जमीन, जो छूने से ही साफ मालूम होती थी, उनकी हथेली से लगी। तत्काल उस मिट्टी की खुशबू उन्हें आने लगी। मुनमुन, मुनमुन, उन्होंने आवाज़ दी। वो अब इस तरह बैठे थे कि भीतर झांक नहीं सकते थे, मगर समझ सकते थे कि मुनमुन उनके हाथ की पहुँच से काफ़ी दूर है। एकाएक उन्हें गोगी की महीन आवाज़ सुनाई दी। वो टीना के 3 नए बच्चों में से एक और सबसे दलिद्दर थी। आवाज़ के सहारे उनके हाथ ने गोगी को दबोच लिया, और वो लटके हुए चारों पंजों को फैलाए उनके नाखून निकाले गर्दन से टंगी हुई बाहर आ गई। लड़कों ने चिंता से कुछ कहा, मगर वो आवाज़ उस सड़क के यातायात की तरह स्वाभाविक थी, जो कि श्यामलाल से कुछ दूर थी और ज़्यादा चल नहीं रही थी। वो मुड़े और उन्होंने लड़कों से एक वाक्य कहा, जो कि ना उपदेश था ना आदेश। वो बराबर के लोगों से बोला गया एक वाक्य था। मुश्तू और टीमा
और टीमा भी इसी सुरंग में होंगे, जो कि लड़के उनसे पहले ही समझ चुके थे। मुनमुन के होने के 5 महीने बाद टीना ने 3 बच्चे और पैदा किए थे। इस बार ये तीनों आज़ादी से पले और बढ़े। बिलौटा कहीं दिखाई न देता था। एक मत ये था कि वो पालतू था और अपने मालिक के मद्रास तबादले के साथ वहीं चला गया है। टीना बच्चों को बहुत देर के लिए अकेला नहीं छोड़ती, जबकि उन्हें इतनी पहरेदारी की ज़रूरत न रह गई थी। वो सोती भी बहुत और अपनी पहलौठी की मुनमुन को, जो कि कद में लगभग उसके जितनी हो चली थी, अपना दूध बाकी तीनों के साथ पीने देती। मुनमुन टीना की गैरहाजिरी में चुपचाप आकर बच्चों को इस तरह सूंघती जैसे वे कोई नई और विचित्र चीज़ें हों। एक दिन उसने उन्हें चाटना भी शुरू कर दिया और जब वो कूदने फांदने वाले हुए तो उन्हें अपनी दुम्पी खेलने को देने लगी। ये तीनों माँ की तरह काले और सफ़ेद थे, मुनमुन की तरह भूरे मायल नहीं थे। वे इतने सुंदर और मुलायम भी नहीं थे। मुनमुन दिन ब दिन खिलौने की तरह खूबसूरत और साथ ही जाहिल बनती जा रही थी। उसने एक मर्तबा एक ही दिन में 3 बार घर के 3 कोनों में गंदगी करके रख दी। श्यामलाल ने सोचा इसे सज़ा की ज़रूरत है। उन्होंने कहीं पढ़ रखा था कि बिल्ली कितने ऊंचे से भी क्यों ना गिरे, ज़मीन पर आते आते अपनी मांसपेशियों को इस तरह ढील दे देती है कि पंजों के बल सुरक्षित ही गिरे। उन्होंने अपना गुस्सा तौला और ठंडे दिमाग से मुनमुन को उठाकर उसी के हगे के सामने पटक दिया। वो पंजों के ही बल गिरी। श्यामलाल आश्वस्त हुए कि ये सज़ा सफल होगी। मुनमुन सीधे घर से बाहर भागी और रात भर नहीं आई। सवेरे वो लौटी तो पिछली दाहिनी टांग जमीन पर रख नहीं पा रही थी। श्यामलाल के बच्चे फिर अस्पताल गए। टांग की हड्डी बच गई थी, मगर वे तंतु जिनके बारे में श्यामलाल ने पढ़ रखा था टूट गए थे। लंबे इलाज के बाद वो जिस दिन पहली बार फिर से पेड़ पर चढ़ी, श्यामलाल ने उसे फिर प्यार करना चाहा। वो पकड़ में तो आ गई क्योंकि उसकी टांग हमेशा के लिए कमज़ोर हो गई थी, मगर उसने प्यार ऐसे कबूल किया जैसे वो बनी ही इसलिए है और कोई एहसान नहीं मान रही है। इसके बाद वो और भी प्यार पसंद और आराम तलब हो गई। उसने कभी ना कोई चिड़िया पकड़ी ना चूहा। अधिक से अधिक तितली को देखकर वो उठ बैठती और कान खड़े करके अपनी नज़र से उसका पीछा करती रहती। एक ही और काम था जिसमें वो फुर्ती दिखलाती थी। जैसे ही तीनों बच्चे टीना का दूध पीने जुटते, वो भी दौड़ी हुई आती और ठेल ठाल कर अपने मुंह के लिए उनके बीच में जगह बना लेती। उस वक्त घर के सब लोगों को उसकी चाल पर राय देने का मौका मिलता। मैंने देखा कि टांग चला रही है, कोई कहता नहीं, अभी थोड़ा सा, बस थोड़ा सा ज़मीन पर छुआती है। ना जाने किस तरह वो बहस अपनी शक्ल बदलने लगी और विषय ये हो गया कि आखिर कब तक टीना और उसके बच्चे घर में पलते रहेंगे। कोई साफ साफ ये नहीं कहता था कि इन्हें हम नहीं रखना चाहते। ये कहना कि इनके खाने पर बहुत खर्च हो रहा है और भी अप्रिय सत्य था। टीना रहेगी ये भी बिल्कुल निर्विवाद था। प्रश्न इतना ही था कि इन बच्चों को कोई पालने के लिए मांग क्यों नहीं ले जा रहा है। एक अजब इंसानी तर्क से श्यामलाल सोच रहे थे कि अगर ये इतने बड़े ना होने पाएँ कि टीना के लिए इनसे बिछोड़ना बहुत दुखद हो जाए, तो इन्हें किसी को दे दिया जा सकता है। इतने बड़े वो किस वक्त तक होंगे, ये जानने का कोई वैज्ञानिक आधार उनके पास न था। बस उन्होंने मान लिया था कि ऐसा कोई वक्त होता होगा। जहाँ तक टीना का सवाल था, वो इतना ही जानती थी कि तीनों बच्चे इस बार बिलौटे से बच गए हैं और जिस घर में वो रहती है उसमें ये भी रह रहे हैं। एक दिन श्यामलाल ने अपने बच्चों को समझाया कि जानवर बहुत समय तक अपने बच्चों को आदमियों की तरह माँ पर निर्भर नहीं रखते। वे उन्हें आत्मनिर्भर बनने को छोड़ दिया करते हैं। बच्चों ने पूछा, मगर मुनमुन क्यों अब तक माँ का दूध पीती है? और ये प्रसंग वहीं समाप्त हो गया। पिछले 3 दिन से श्यामलाल के दिमाग में कई तर्क उपज रहे थे, जैसे यह कि प्रकृति जानवरों की संख्या का नियंत्रण करती है। वो नवजात शिशुओं की मृत्यु का प्रबंध कर देती है, नहीं तो दुनिया सांपों और घड़ियालों से भर जाए। जानवर को पल भर उसे पराधीन बना देना कितना निर्दय है। उसे अपनी आज़ादी का कुछ हिस्सा अपने पास रखने देना चाहिए। इसके पहले कि वो बिल्कुल असहाय हो जाएं, उन्हें स्वतंत्र कर देना चाहिए। अंत में वो किसी नतीजे पर ना आते। किसी ने जब ये सुझाव दिया कि जानवर पालने के तरीकों के अनुसार बिल्ली के फालतू बच्चों को पैदा होते ही बाल्टी में डुबोकर ख़त्म कर दिया जाता है, तो सारे घर ने इसका घोर विरोध किया और श्यामलाल सोचने लगे कि क्या इंसान के दिमाग ने बस इतनी ही तरक्की की है जो इतना सीधा और ठोस तरीका निकाला। उन्हें एकाएक सूझा
कि तीनों बच्चों को सिखाना चाहिए कि आदमी से वे सिर्फ एक हद तक रिश्ता रखें, जैसे वे रहें बाहर और घर में जितनी बार चाहें आ जाया करें। क्षण भर के लिए इस ख्याल में छिपी हुई चालाकी भी उन्हें दिखाई दे गई। यह प्रमाण था कि वो 40 पार करने पर भी अपने को ईमानदारी से समझना भूले नहीं हैं। मगर मूलतः ये एक सही विचार है, उन्होंने सोचा और सीधे इस नतीजे पर आ गए कि अगर इससे मेरा जाति फ़ायदा हो भी जाए तो भी मूलतः ये जानवर के हित में होगा। वो दरअसल 40 के हो चुके थे। उस रात को वो मुनमुन को गोद में लेकर घर से 100 गज दूर गए। इससे ज़्यादा उनकी हिम्मत न पड़ी। लंगड़ी बिल्ली को उन्होंने वहीं छोड़ दिया और वो दुम दबाकर सर से सबसे नज़दीक की झाड़ी में गायब हो गई। आधी रात को कांपती हुई वो खिड़की से घर में दाखिल हुई। उसकी आलसी आदतों को जो जानते थे, उन्हें खिड़की के जंगले से गुजरने की उसकी कोशिश देखकर इस मुसीबत में भी हंसी आती। वो घर तो आ गई थी मगर हक्की बक्की रह गई थी। जैसे ये भाव उसके चेहरे पर छप गया और जब कभी वो सामने आ पड़ती उसका हक्का बक्कापन ही दिखाई देता। धीरे धीरे वो अच्छा लगने लगा और घर भर ने उसे उसकी सुंदरता की पहचान बना लिया। अपने प्रयोग की प्रौढ़ बुद्धि से संतुष्ट होकर दूसरे दिन शाम होने पर श्यामलाल अपने बच्चों से बोले, इन तीनों को हम ले चलें और घर के सामने वाले मैदान में छोड़ दें, ये अपने आप वापस आ जाएंगे। बच्चे उन्हें मैदान में खेलते हुए देखने की कल्पना कर खुश हुए। उन्हें घर में ही देखते देखते वे ऊबे जा रहे थे। वे बिलौटे को भूल चुके थे। मगर चिट्टी के घर के सामने मत छोड़िएगा, उससे हमारी बोलचाल बंद है, उन्होंने कहा। श्यामलाल जी ने और रात होने का इंतज़ार किया। उन्होंने अपने को भरोसा दिलाया कि चांदनी है, इससे जो वो करने जा रहे हैं उसमें जानवर के लिए खतरा कुछ कम हो जाता है। वो तीनों को उठाकर ले गए और सूने मैदान में उन्हें गोद से उतार दिया। मुनमुन को उन्होंने जहाँ अकेले रहने की शिक्षा दी थी, वहाँ से ये जगह उनके घर के और नज़दीक थी। तब वो वहाँ लेकर अपने घर तक चहलकदमी करने लगे। 2-3 फेरियों तक तो उन्हें बच्चों की चींची सुनाई देती रही। उसके बाद आवाज़ें बंद हो गईं, पर अगली फेरी में बच्चों के और नज़दीक तक गए। 2 बच्चे एक घर के बरामदे की सीढ़ियों पर गुमसुम बैठे थे, एक का पता न था। सवेरे आएगा वो भी, उन्होंने कहा और घर लौट आए। हस्ब मामूल सबके सो जाने पर इंतज़ार करते रहे, क्योंकि उनको कुछ देर अकेले जाग कर सोने की आदत थी। पर जब नींद के ठीक पहले का शून्य उनको हंस हंस कर डुबोने लगा तो चौंक कर उठ बैठे और उन्होंने बच्चों को एक बार फिर देखाने का निश्चय किया। उन्होंने हर मकान के बरामदे में झांकना शुरू किया। जाड़ा पड़ने लगा था, लोग अंदर सो रहे थे। कोई भी जाग पड़ता तो जवाब तलब करता। वो दबे पांव हर बरामदे में एक कदम रख कर निगाहें चारों ओर दौड़ाते और वही एक कदम दबे पांव वापस लाकर अगले मकान को चल देते। आखिरकार एक बरामदे में 2 बच्चे मिल गए। दोनों गहरी नींद में सिकुड़े हुए एक दूसरे से पैबस्त पड़े थे। उन्होंने 4 कदम और बढ़कर उन्हें उठा लिया, चाहे कोई जाग ही जाए। लौटते हुए उन्हें कहीं से तीसरी की डरी हुई धीमी धीमी चींची सुनाई दी। इस बार सहज भाव से वो दूसरी मंजिल के एक मकान की सीढ़ियाँ चढ़ते चले गए और पहले बरामदे में उन्हें तीसरा बच्चा भी मिल गया। घर वापस आकर वो लेटे और फौरन सो गए। अगले दिन इतवार था। उठते ही श्यामलाल के बच्चों ने टीना के पास जाकर उसके बच्चों को देखा। जब उन्हें बताया गया कि ये तीनों अपने आप नहीं आए, इन्हें लाया गया था, तो उन्होंने कहा तो कुछ नहीं, मगर श्यामलाल को मालूम हो गया कि उन पर सबका विश्वास कुछ कम हो गया है। उनको कुछ बहुत दुख ना हुआ। वो जानते थे कि उन्हें अपने स्वभाव की कीमत चुकानी ही पड़ती है। वो कोई गलत काम नहीं कर रहे थे, कोई निर्दयता, कोई क्षुद्रता नहीं कर रहे थे। वो सिर्फ एक निर्भीक प्रयोग कर रहे थे जिसमें जोखिम था तो, पर नपा तुला। वो चाहते थे कि उन्हें बस एक और मौका दिया जाए, जैसा जिंदगी में हर बार वो उनसे मांगते आए थे, जिन्होंने उन्हें प्यार दिया था। उन्होंने कहा, अगर हम टीना और मुनमुन को भी साथ ले जाएं और 5 को घर से कुछ और दूर छोड़ें तो टीना इनको अपने साथ वापस ले आएगी। ये भी हो सकता है कि 1-2 बच्चे रास्ते में किसी घर में ही रह जाएं तो अच्छा ही है, वहीं पल जाएंगे। ये भी हो सकता है कि कोई रास्ते से खुद इन्हें उठाकर अपने घर ले जाए। और फिर सबकी सहमति लेकर, जो किसी ने उन्हें खुलेआम नहीं दी, उन्होंने बिल्ली के परिवार को एक एक करके अपनी खचड़ा मोटर कार में भर लिया। यह निहायत मुश्किल काम था। टीना ने और उसके हर बच्चे ने विरोध किया,
श्यामलाल के बच्चे पहले तो सकपकाए खड़े देखते रहे, फिर उन्होंने बिल्लियों की गिरफ्तारी में मदद की जिससे बिल्लियों को तकलीफ ना हो, और एक ने कहा कि आप वहाँ किसी को पटक मत दीजिएगा। जब कार चली तो टीना घबराकर इस गद्दी से उस पर टहलने और अपने बच्चों को उसी तरह बुलाने लगी जैसे दूध पिलाने के लिए बुलाती थी। शायद वो कोई और आवाज़ थी जिसकी ममता में दूध पिलाने को बुलाने वाली पुकार से सूक्ष्म भेद था। श्यामलाल बाजार को मुड़ने वाली सड़क छोड़कर सीधे बढ़ते गए। इतना घर से बहुत दूर होगा, उन्होंने सोचा और लौट पड़े। एक जगह और रुके, पर वो भी उन्हें घर से बहुत दूर जान पड़ी। सब निर्णय उन्हीं के थे और उन्हें संतोष न मिल रहा था। आखिर बाजार वाले मोड़ पर आकर उन्होंने सड़क के किनारे पर एक भले मानस आदमी को पेड़ के नीचे सुस्ताते देखा। यही ठीक है। आदमी ने गाड़ी रुकते और बिल्लियों को दरवाजे से कूदकर बाहर आते देखा और वैसे ही बैठा रहा। मगर श्यामलाल जो कर रहे थे उसमें उसे चुपचाप अपना साझी मान चुके थे। टीना सड़क पर आते चारों ओर देखकर चौकन्नी हुई, फिर कान खड़े करके और दुम दबाकर सीधे सड़क के उस पार भागी। मुनमुन उसके पीछे पीछे दौड़ गई और दोनों सड़क के पार की पटरी पर बैठकर एक बार इधर और एक बार उधर देखने लगी। वे सर साथ साथ घुमाती, उनके कान खड़े थे और मुंह खिंचकर आगे को निकल आया था। टीना के सफ़ेद पैरों और सफ़ेद सीने वाला जिस्म तना हुआ था। यह देखकर श्यामलाल को धक्का सा लगा। टीना, टीना, उन्होंने पुकारा, मगर टीना वापस आना नहीं, अपने बाकी बच्चों को इस पार ले जाना चाहती थी। श्यामलाल ने उन्हें उठाया और टीना की तरफ ले चले। वो तेज़ी से आगे बढ़ी और बच्चों को पुकार कर वापस मुड़कर वहीं जा बैठी जहाँ पहले थी। शायद ये जगह भी घर से ज़्यादा दूर है, मगर नहीं, मुझे पूरी उम्मीद है कि इन्हें वो घुमा फिरा कर यहाँ से घर की तरफ ले आएगी, और फिर जो होगा वो स्वाभाविक तौर पर होगा। जो भी हो। मैं इन्हें मारने के लिए नहीं छोड़ रहा हूँ। उनकी माँ उनके साथ है, उन्होंने कई बार हल्के से और एक बार जोर से अपने मन में कहा और वापस आ गए। किसी ने उनसे कुछ नहीं पूछा। थोड़ी देर बाद जब घर का काम खत्म हो चुका तो उनकी पत्नी आकर कमरे में बैठी, धीरे से बोली, कहाँ छोड़ा उनको? श्यामलाल ने बताया कि बाजार वाले मोड़ पर। वो चुप रहीं। श्यामलाल ने कहा, दूर नहीं है, टीना आ जाएगी। उन्होंने बच्चों का नाम नहीं लिया। टीना पिछवाड़े के स्कूल से आगे आज तक नहीं गई है, वो कहकर चुप हो गई। फिर काफ़ी देर बाद बोली, टीना 2-3 दिन के पहले नहीं आ सकती। वो आंखें मूंदे बैठी हुई थीं, उनके चेहरे पर थकान तनी हुई थी। वो बिल्ली के साथ किए गए प्रयोग की बेदर्दी और अपना पुराना सिरदर्द साथ साथ सह रही थी। थोड़ी देर बाद श्यामलाल ने पूछा, 2-3 दिन कहाँ रहेगी? पत्नी ने कहा, ये तो मैं नहीं कह सकती, परंतु बच्चों को अकेला नहीं छोड़ेगी। जहाँ वे रहेंगे वहीं वो रहेगी। श्यामलाल बोले, तो क्या ये भी हो सकता है कि वो लौट कर ना आए? पत्नी ने कहा, ये तो मैं नहीं कह सकती, मगर वो आएगी 2-3 दिन बाद ही, हफ्ते भर बाद भी आ सकती है। श्यामलाल बोले, नहीं, इतने दिन तो बहुत होते हैं। अपने हाथ से अपना सिर दबाते हुए पत्नी ने कहा, तुम बाजार से खाना ले आओ, मैंने पकाया नहीं है। श्यामलाल के साथ बाजार जाने के लिए उनके 2 बच्चे फ़ौरन तैयार हो गए। वे घर से निकले तो श्यामलाल ने कहा, हम गली गली जाएंगे। एक बच्चे ने कहा, सड़क सड़क चलिए, क्योंकि वो सीधे रास्ते से घर आ रही होगी। श्यामलाल ने कहा, नहीं हो सकता है, वे लोग किसी घर में दुबक गए हों। हम गलियों से होकर जाएंगे और सड़क से होकर आएंगे। गलियों में उन्हें कई बिल्लियाँ मिलीं, छोटी बड़ी, चोरों की तरह दुम दबा कर सरकती हुई और बेखबर घूरे को देखकर कुरेदती हुई। वे सब दूसरी बिल्लियाँ थीं। वे पास आते ही कितनी अजनबी लगती थीं और कितनी पराई भी। गोगी को पकड़कर खींच निकालने के बाद श्यामलाल को विश्वास हो गया था कि टीना और उसके सब बच्चे इसी सुरंग में हैं। वो इतनी सक्रिय और नीची थी कि यह विश्वास सिर्फ वही कर सकता था जो बिल्लियों की सिकुड़ सकने की क्षमता जानता हो। श्यामलाल ने वहीं जाकर पूछताछ की थी जहाँ वो सवेरे उन्हें त्याग गए थे। वो नहीं जानते थे कि जब वो अकेले घर वापस जा रहे थे तो इतवार को छज्जों पर खामख्वां खड़े बहुत से लोगों ने उन्हें देखा था। हर छज्जे पर बातचीत हुई थी कि यह आदमी कर क्या रहा है। निश्चय ही कुछ लोग बिल्कुल बोदे रहे होंगे। उनमें से कुछ ने श्यामलाल को बहुत राजदा बनते हुए कहा कि उन्होंने समझा था कि श्यामलाल अपनी बिल्लियों को छोड़ने नहीं, अपनी बिल्लियों को पकड़ने आए हैं। क्या अभी तक मिली नहीं? उन्होंने पूछा। ये पर्दादारी लोग बिना मांगे कर रहे थे, जिससे वो श्यामलाल को भय की तरह रहस्यमय लगी। उन्होंने लोगों के सामने जो उन्हें इतना गलत समझ रहे थे, सच बोलना
कितना निराशाजनक होता। हाँ, मगर आपने उन्हें जाते किधर देखा था? उन्होंने जैसे डकैतों के सामने मीठी बोली से काम निकालना चाहा। एक बड़ी सीख सी औरत बोली, इधर तो वे आ ही नहीं सकती। हाँ, मेरा कुत्ता बिल्लियों को फाड़ के रख देता है। डरिए नहीं, मैंने इसीलिए उसे बांध दिया है। वे वहीं नाले में कहीं होंगी। सुरंग का दरवाज़ा उन्होंने एक गुस्से से ढांक दिया। गोगी को गोद में लेकर वो घर की तरफ दौड़े। वो अपनी बड़ी लड़की को बुलाने जा रहे थे, जिसकी आवाज़ सुनकर मुनमुन बोला करती थी, और वो अपनी पत्नी को भी बुलाने जा रहे थे, जो रोज़ उनके घर लौटने पर उन्हें बताया करती थी कि आज टीना ने क्या किया। सब कोई आए। लड़की ने मुनमुन को 2 बार बुलकारा तो उसने सिर बाहर किया और पकड़ ली गई। मुश्तू आदतन मुनमुन के पीछे पीछे निकल आया, मगर टीना अपनी सुरंग के दरवाजे तक आकर फिर भीतर चली गई। उसके पास अभी सीमा थी। भीड़ लग गई थी, जैसे वे दोनों दर्शकों के लिए संवाद बोल रहे हों। श्यामलाल ने पत्नी से कहा, तुम बुलाओ। स्त्री ने आवाज़ दी, टीना, टीना। तभी भीड़ में से एक सूखा सा आदमी जोर से बोला, इसके बच्चे को दिखाओ तो बाहर आएगी। कहकर उसने गोगी को श्यामलाल के हाथ से ले लिया। श्यामलाल और उनकी पत्नी 2 सिलविल आदमियों की तरह खड़े देखते रह गए। उसने गोगी को जोर से दबाया और वो चीख कर रोई। श्यामलाल के बच्चों ने एक स्वर से कहा, नहीं नहीं, ये क्या करते हो? तभी टीना परेशान बाहर आ गई। बड़ी लड़की ने उसे फ़ौरन उठाकर गोद में दबा लिया। वो भौचक थी, उसका बदन नम हो रहा था। उसने गर्दन उठा के चारों तरफ देखा और निश्चिंत हो गई। अपने ऊपर थोपी हुई मुसीबत से उसने जो संघर्ष किया था, उसका कोई घमंड उसकी आंखों में नहीं था। वो ना तो कुरकुराने लगी, ना उसने अपनी दुम फुलाई, ना उसने ऐसी और कोई हरकत की जिनसे आदमी बिल्लियों को पहचानते हैं। बस उसने एक बार आंखें मीचकर खोल दी। श्यामलाल ने उसे गौर से देखा। वो समझ रहे थे कि उन्होंने उसके साथ क्या किया है, और ये भी जान रहे थे कि वो नहीं समझ सकती कि खुद उनके साथ क्या क्या हुआ है। एकाएक वो अपनी असहायता से छटपटा उठे। हालांकि उनके दिल में प्यार ही प्यार था, मगर बिल्ली को किसी तरह ये बताने का तरीका वो नहीं जानते थे। 40 बरस तक वो हर बार एक मौका और मांग चुके हैं, मगर आज फिर मांग रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे रघुवीर सहाय जी की लिखी हुई कहानी 40 के बाद प्रेम।